चलिए बच्चों, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के हमने क्वेश्चंस करने हैं, जिसमें से आज मैंने आपको एक प्रीपेड एक्सपेंसेस के बारे में थोड़ी बहुत बात करनी है और थोड़ी बहुत बात मैंने आपसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के बारे में करनी है। सो बेसिकली ये हमारी रिवीजन चल रही है, तो रिवीजन में आज हम कवर अप करेंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस को कैसे सॉल्व करते हैं एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को कैसे सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इसमें जो आपकी एडजस्टमेंट्स है ना, वो थोड़ी सी ट्रिकी हैं। तो अगर थोड़ी सी ट्रिकी हैं तो आपने उसको ध्यान से समझना है। ठीक है जी। ये आपके पास एक ट्रायल बैलेंस गिवन है, ये आपके पास एक ट्रायल बैलेंस गिवन है, और ये आपके क्वेश्चन की कुछ एडजस्टमेंट्स हैं। तो ट्रायल बैलेंस में ये सारी आइटम्स गिवन है। तो सर ने क्या करा, सर ने चेक करा कि ये 5 एडजस्टमेंट्स आपको क्वेश्चन में गिवन है। सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट है, इट्स ओके, वो हमें पता कैसे सॉल्व करनी है। फिर एक इंश्योरेंस के रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट है, तो मैंने इंश्योरेंस को टिक मार्क कर लिया। एक रेंट के रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट है, तो सर ने रेंट कहाँ पे है क्वेश्चन में, ढूंढो ढूंढो ढूंढो, ये रहा, तो सर ने रेंट को भी टिक मार्क कर लिया। एक कमीशन कोई रिसीव हुआ है, उसके रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट है, सर ने कमीशन को भी रिसीव कर लिया। एक वेजिस के रिलेटेड भी कोई एडजस्टमेंट है, तो सर ने वेजिस को भी टिक कर दिया। तो अब ध्यान से समझना, ये आपका ट्रायल बैलेंस है। तो ट्रायल बैलेंस में जितनी भी आइटम्स होती हैं वो 3 ही जगह जाएंगी, या तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, या फिर बैलेंस शीट में जाएगा। तो हम एक बार देख लेते हैं कौन सी आइटम कहाँ पे जानी चाहिए। कैपिटल जो है वो आपकी कैपिटल जो है वो आपकी बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड जाना चाहिए। ओपनिंग स्टॉक जो है वो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में जाना चाहिए। डेटर्स जो है वो आपके बैलेंस शीट की एसेट साइड जाना चाहिए। वेजिस आपके डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो ट्रेडिंग अकाउंट में आना चाहिए। परचेजेस ट्रेडिंग में आनी चाहिए। इंश्योरेंस प्रीमियम आपका एक्सपेंस है, तो ये P&L में आना चाहिए। रेंट पेड भी आपका खर्चा है, तो P&L में आना चाहिए। सेल्स आपकी इनकम है, तो ट्रेडिंग में आना चाहिए। सैलरी हमारा P&L में आएगा। कैरेज आउटवर्ड आउटवर्ड है, तो ये P&L का खर्चा है। कैरेज इनवर्ड है, तो ये ट्रेडिंग अकाउंट का खर्चा है। ये आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, और ये आपका जो होता है वो डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंस होता है तो वो ट्रेडिंग में आता है। रिटर्न इनवर्ड एंड रिटर्न आउटवर्ड। तो रिटर्न्स हमारे क्वेश्चन में 2 टाइप्स की रहेंगी, इसको हमेशा याद रखना। याद क्या रखना, समझ लो। एक रिटर्न इनवर्ड होती है, एक रिटर्न आउटवर्ड होती है। जो रिटर्न इनवर्ड होती है वो सेल्स रिटर्न होती हैं, और जो रिटर्न आउटवर्ड होती हैं वो परचेज रिटर्न होती हैं। तो रिटर्न इनवर्ड जो है वो आपकी सेल्स रिटर्न है। तो बेसिकली आपके ट्रेडिंग अकाउंट में सेल्स पड़ी होंगी, उसमें से माइनस कर देना। रिटर्न आउटवर्ड आपकी परचेज रिटर्न है, तो ट्रेडिंग अकाउंट में जो आपकी परचेजेज आपको गिवन होएगी तो वहाँ से माइनस कर देना। क्रेडिटर्स आपकी बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड आएंगे। बैंक लोन आपकी बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड आएगा। मशीनरी, ये कुछ नहीं एडिड वर्ड, मशीनरी आपकी एसेट है मेरे बेटा। और कमीशन रिसीव आपकी P&L की क्रेडिट साइड आएगा, क्योंकि ये हमारी इनकम है। अब सर ने क्या करा हुआ है, अब सर ने ये सारी आइटम्स को, ट्रेडिंग अकाउंट को ट्रेडिंग अकाउंट फुलफिल कर दिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फुलफिल कर दिया, और बैलेंस शीट फुलफिल कर दी। ये जो जितना भी मैंने आपको अभी ये ट्रेडिंग अकाउंट बताया है, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अभी सॉल्व करके दिया हुआ है, या बैलेंस शीट सॉल्व करके दी हुई है, इसमें से मैंने अभी ये एडजस्टमेंट्स को सॉल्व नहीं करा। अभी मैं एडजस्टमेंट्स को सॉल्व करूंगा, अभी हम मिलके एडजस्टमेंट्स को सॉल्व करेंगे। अभी ये मैंने जो इतनी इन्फॉर्मेशन है, मैंने बस इतनी इन्फॉर्मेशन आपको ऑलरेडी सॉल्व करके दे दी है। जैसे कि ट्रेडिंग अकाउंट में सर ने ओपनिंग स्टॉक को लिख दिया, परचेज माइनस परचेज रिटर्न को लिख दिया, वेजिस को लिख दिया, कैरेज इनवर्ड को लिख दिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इंश्योरेंस को लिख दिया, रेंट को लिख दिया, सैलरी को लिख दिया। तो ये सारे ये अभी जो मैंने आपको क्लियर करा है, जो बैलेंस शीट में आएगा वो बैलेंस शीट में पुट कर देना, जो ट्रेडिंग P&L में आएगा वो ट्रेडिंग P&L में पुट कर देना। मेन चीज़ क्या है, मेन चीज़ मुझे क्या करना है, मेन चीज़ मुझे ये है कि मुझे कवर अप करनी है इस क्वेश्चन की एडजस्टमेंट्स को। तो सबसे पहले हम लोग एडजस्टमेंट नंबर 1 पे चलते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 1 आपकी क्लोजिंग स्टॉक है। तो क्लोजिंग स्टॉक आपको पता ही है कि हमेशा जो क्लोजिंग स्टॉक होएगा वो हमारे क्वेश्चन के ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड आएगा 28,000, एंड क्लोजिंग स्टॉक जो होता है वो आपके क्वेश्चन की बैलेंस शीट की
एसेट साइड पे आएगा। ये बात क्लियर होगी। उसके बाद आ गया पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 क्या है? इंश्योरेंस इज पेड अप टू 30 जून 2021। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसी पॉइंट की वजह से ही ये क्वेश्चन बनाया गया है। अगर ये पॉइंट ना होता ना तो मैं स्पेशल ये क्वेश्चन शायद ना ही बनाता। चलो अब ध्यान से समझना इस क्वेश्चन में है क्या। मेरा कोई भी अकाउंटिंग ईयर है, मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाना चाहूँगा। मेरा कोई भी अकाउंटिंग ईयर जो होता है वो 1/4/2020 को स्टार्ट होके 31/3/2021 को ख़त्म होएगा। सर 1/4/2020 को क्यों स्टार्ट हो रहा है? क्योंकि मेरे बच्चे ट्रायल बैलेंस जो हमें क्वेश्चन में गिवन है ना, ट्रायल बैलेंस हमें 31/3/2021 तक का गिवन है। इट मीन मेरा जो क्वेश्चन है वो 1/4/2020 को स्टार्ट हुआ होगा, 1/4/2020 को स्टार्ट हुआ होगा और जो खत्म है उसने कब होना है? 31/3/2021 को खत्म होना है। अब चलते हैं आगे। जो इंश्योरेंस है वो उसने 30 जून 2021 तक की पे कर रखी है। तो 30 जून 2021 कहाँ पे आएगी? बोलो यहाँ पे आएगी या यहाँ पे आएगी? सर यहीं कहीं आएगी 30 जून 2021। मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ 30 जून 2021 यहाँ पे आएगी। तो राजे इंश्योरेंस के केस में ना हमेशा एक चीज याद रखना, इंश्योरेंस पूरे अकाउंट्स में अब जब तक आप +1 का अकाउंट्स कर रहे हो और क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में आपका पॉइंट इंश्योरेंस का आ गया, अगर इंश्योरेंस के रिलेटेड कभी भी कोई एडजस्टमेंट आती है तो याद रखना जो इंश्योरेंस है वो आपने 12 महीने की पे करी होगी। इंश्योरेंस कभी भी इंश्योरेंस ऐसा नहीं होएगा कि 10 महीने की पे करी है या 13 महीने की पे करी है, ऐसा कभी नहीं होएगा। क्यों भाई ऐसा क्यों नहीं होएगा बेटा? बस जब भी आपके पूरे चैप्टर में अगर आपको क्वेश्चन ने नहीं बताया कि मैंने इंश्योरेंस कितने मंथ की पे करी है तो आपने पूरे चैप्टर में एक चीज अज्यूम करके चलनी है कि मैंने जो इंश्योरेंस पे करी है वो 12 महीने की ही पे करी है। ठीक है, ये बात ध्यान से समझनी है। अब अगर मैंने इंश्योरेंस 12 महीने की पे करी है और वो इंश्योरेंस 30 जून 2021 को फिनिश हो रही है, तो आप ये बताओ अगर कोई चीज़ यहाँ तक मैंने पे करी है, मैंने यहाँ तक इंश्योरेंस पे करा है, तो अगर मैंने यहाँ तक पे करा है तो ऑब्वियसली बात है स्टार्ट कब करा होगा? स्टार्ट मैंने कुछ यहाँ पे करा होगा ना। वो डेट कौन सी है? 30/6/2020, क्योंकि इंश्योरेंस यहाँ से लेके यहाँ तक पे करी है मैंने। तो यहां से लेके यहां तक कितने टाइम होता है? 12 महीने होते हैं। ध्यान मेरे इंश्योरेंस के केस में, ओनली इंश्योरेंस के केस में। अब 12 महीने में जो इतना पोर्शन है वो तो मेरे इस साल का खर्चा है और जो इतना पोर्शन है वो मेरे नेक्स्ट ईयर का खर्चा है। अब यहां से लेके यहां तक कितने महीने होते हैं? यहां से लेके यहां तक बेटा जी, यहां से लेके यहां तक टोटल 9 महीने होते हैं और यहां से लेके यहां तक 3 महीने होते हैं। कैसे सर 9 महीने कैसे? मैंने कहा बेटा अगर आपने कोई इंश्योरेंस 30/6/2020 को स्टार्ट करी होगी तो बताओ कौन कौन से महीने आपके इस अकाउंटिंग ईयर में कवर हो रहे हैं। तो बेटा 30 जून को अगर आपने कोई चीज़ स्टार्ट करी है तो ऑब्वियसली बात है 6 जून का महीना तो काउंट मत करना क्योंकि 30 जून को आपने स्टार्ट करा है। तो आपकी जो काउंटिंग है वो कौन कौन से महीने की होगी? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2 एंड 3। कौन कौन से महीने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो 9 महीने यहाँ से लेके यहाँ तक होते हैं और यहाँ से लेके यहाँ तक 3 महीने कौन कौन से होंगे? 4, 5, 6, क्योंकि 30/6 तक आपने पे कर रखी है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा इंश्योरेंस इस साल का खर्चा है, यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा इंश्योरेंस जो है वो अगले साल का खर्चा है। अब इसको सॉल्व कैसे करूंगा? अब मैं बोलूंगा इंश्योरेंस टोटल है कितनी क्वेश्चन में? ये देखो टोटल इंश्योरेंस क्वेश्चन में 24,000 की है। अब 24,000 तो पूरे साल भर की है। अगर मैं इसको 12 से डिवाइड कर दूं तो ये जो आंसर है ये कितने टाइम का आंसर आ जाएगा? ये आपके पास 1 मंथ का आंसर आ जाएगा। अगर ये जो इंश्योरेंस है, ये इंश्योरेंस टोटल जो मैंने पे करी है, टोटल इंश्योरेंस मैंने 24,000 की पे करी है और 24,000 जो है वो आपके क्वेश्चन में 12 के बराबर है। वो आपके क्वेश्चन में 12 के बराबर है। तो अगर मैं 24,000 को 12 से अगर मैं डिवाइड कर दूं, अगर मैं 24
4000 को 12 से डिवाइड कर दूं तो ये मेरे पास जो आंसर है 1 महीने का आंसर निकल कर आ जाएगा। तो 1 महीने की इंश्योरेंस कितनी होगी? 2000 रुपये। तो प्रीपेड इंश्योरेंस कितने महीने की है? 3 महीने की। तो 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 6000 जो है वो आपका क्वेश्चन बेसिकली कह रहा है कि 6000 रुपये आपका प्रीपेड इंश्योरेंस है। और जो भी प्रीपेड इंश्योरेंस होएगा वो आपका खर्चा तो नहीं है, वो तो आपका नेक्स्ट ईयर का खर्चा है। तो खर्चे में से सर ने उसको माइनस कर दिया और सर ने उसको प्री पेड इंश्योरेंस के नाम से उसको एसेट क्रिएट कर दिया। चलिए ये बात क्लियर होगी। अब सर ये बताओ ये इम्पोर्टेंट पॉइंट क्यों था? मैंने कहा इम्पोर्टेंट पॉइंट इसलिए था क्योंकि हम अभी पॉइंट नंबर 3 समझेंगे। अभी हम पॉइंट नंबर 3 समझेंगे, फिर आपको पता चल जाएगा कि पॉइंट नंबर 2 इम्पोर्टेंट क्यों था। पॉइंट नंबर 3 क्या कह रहा है? रेंट इज पेड अप टू 30 जून 2021। देखो आपको ऐसा नहीं फील हो रहा जो पॉइंट नंबर 2 है और जो पॉइंट नंबर 3 है वो सिमिलर ही है। बस फर्क क्या है, यहाँ पे इंश्योरेंस की बात हो रही है और यहाँ पे रेंट की बात हो रही है, और तो कुछ भी नहीं है। और ये भी 30 जून 2021 तक का था और ये भी 30 जून 2021 तक का ही है। चलो अब मैं रेंट की बात आपको समझाना चाहूँगा। अब रेंट की बात मेरी ध्यान से समझना। अगेन डायग्राम मेरी जो है वो सेम टू सेम रहेगी। मेरा जो क्वेश्चन है वो 1/4/2020 को शुरू होएगा, 31/3/2021 को खत्म होएगा। अच्छा, मैंने रेंट कहाँ तक का पे कर रखा है? मैंने रेंट यहाँ तक का पे कर रखा है और यहाँ तक की जो डेट है वो कौन सी है? 30/6/2021। क्योंकि क्वेश्चन नहीं बोल रहा हुआ, पढ़ लो कि जो मैंने रेंट है वो मैंने पे करा हुआ है 30 जून 2021 तक का पे करा। अब मेरी बात ध्यान से समझना। अब मैंने अगर रेंट यहाँ तक पे करा हुआ है तो बोले तो यहाँ पे रेंट मेरा खत्म हो जाता है। जो मैंने रेंट की पेमेंट करी हुई है वो यहाँ तक की करी हुई है। तो आपको पता है ये रेंट स्टार्ट कब हुआ होगा? वो रेंट यहाँ से लेके यहाँ तक स्टार्ट हुआ होगा। हमारा जो रेंट है वो स्टार्ट हमेशा 1/4/2020 को ही होएगा। सर ऐसा क्यों? तो मैंने ऐसा बोला कि राजे जो इंश्योरेंस का क्वेश्चन है वो हमेशा 12 महीने की ही पे होती है। इंश्योरेंस कभी भी मैं 10 महीने की पे कर ही नहीं सकता, या इंश्योरेंस कभी भी मैं 13 महीने की या 14 महीने की पे कर ही नहीं सकता। मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ। राजे आपको पता अभी 3-4 दिन हुए, 3-4 दिन पहले मैंने अपनी हेल्थ इंश्योरेंस ली है। जब मैंने अपनी हेल्थ इंश्योरेंस लिया ना, तो मेरा जो कंपनी के साथ टाई अप हुआ ना, वो 12 महीने का ही हुआ है। मैंने कंपनी वालों को बोला नहीं यार मुझे ना 6 महीने के लिए अपनी इंश्योरेंस करवानी है। वो कहते हैं हमारे पास 6 महीने की कोई पॉलिसी ही नहीं है। अगर आपने इंश्योरेंस लेनी है तो आपको 12 महीने की ही लेनी होगी, ना 12 से कम की लेनी है, ना 12 से ज़्यादा की लेनी है। ठीक है, इंश्योरेंस हमेशा आप अगर कोई भी लेते हो तो वो 12 महीने की ही होती है। हाँ, अगर हमने रेंट पे करा, क्वेश्चन बोल रहा है कि मैंने रेंट जो पे करा वो 30 जून 2021 तक का पे करा है, तो ये नहीं बताया कि मैंने स्टार्ट कब करा है। तो स्टार्ट कब करा है ये नहीं बताया। अगर नहीं बताया तो हमेशा क्वेश्चन के पहले दिन से आपका वो रेंट स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इंश्योरेंस की बात है वो 12 महीने की ही होएगी। रेंट जो है वो 12 महीने का भी हो सकता है, 10 महीने का भी हो सकता है, 11 महीने का भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 15 महीने का भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब रेंट मैंने यहाँ से यहाँ खत्म हो रहा है, तो मैंने यहाँ से मैंने जो रेंट है वो बेसिकली यहाँ से लेकर यहाँ तक का पे करा हुआ है। अब ये बताओ यहाँ से लेके यहाँ तक कितने महीने होते हैं आपको पता है? 12 महीने। तो ये हो गए 1/4/2020 से लेके 31/3/2021 तक 12 महीने ये हो गए, और 30 जून तक 3 महीने ही हो गए। तो टोटल जो मैंने रेंट पे करा वो 15 महीने का पे करा हुआ है। अब क्वेश्चन में रेंट है कितना? क्वेश्चन में चेक करो, ये देखो क्वेश्चन में रेंट कितना टोटल? 30,000 रुपीज आपके क्वेश्चन का रेंट है। अब अगर रेंट मैंने जो पे करा है वो 15 महीने का पे करा है, अगर मैं उसको 15 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास जो आंसर आ जाएगा, मेरे पास 1 महीने का रेंट आंसर में आ जाएगा। तो 30,000 को 15 से डिवाइड करूंगा तो 1 महीने का रेंट कितना हो गया? 2,000 रुपये। तो प्रीपेड रेंट कितना है? 3 महीने का। तो 2,000 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 6,000 रुपया हमारे क्वेश्चन का प्रीपेड रेंट आ गया। और प्रीपेड रेंट का ट्रीटमेंट क्या होता है? जो रेंट तो मैंने पे करा है लेकिन वो इस साल का नहीं है, तो इस साल का नहीं है तो मैंने एक्सपेंसेस में से उसको माइनस कर दिया और प्रीपेड रेंट को मैंने अपना एसेट बना लिया।
तो अब आपको एक चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए दोनों पॉइंट्स में कि अगर सर कभी भी इंश्योरेंस के रिलेटेड बात करेंगे तो इंश्योरेंस को हमेशा जो है वो मैं जो इंश्योरेंस को जो है हमेशा मैं डिवाइड बाय 12 से करूंगा और रेंट को हमेशा मैं डिवाइड करूंगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से देखूंगा कि रेंट कहाँ तक का पे कर रखा है और कितने महीने का पे कर रखा है, अकॉर्डिंगली डिवाइड होएगा। अब बात करते हैं कमीशन की। अब जो कमीशन वाला पॉइंट है, अब पॉइंट नंबर 3 को पॉइंट नंबर 4 से कंपेयर करना। पहले मैं क्या बोलता था, पॉइंट नंबर 2 को पॉइंट नंबर 3 से कंपेयर करना। अब मैं बोलूंगा पॉइंट नंबर 3 को पॉइंट नंबर 4 से कंपेयर करना। कहता जो मुझे कमीशन रिसीव हुआ है ना, वो 30 जून 2021 तक का रिसीव हुआ है और 30 जून 2021 तक का जो रिसीव हुआ ना वो 12 महीने का ही है, वो 12 महीने का ही है। अच्छा, तो एक डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम के थ्रू उसको समझने की कोशिश करते हैं। चलो, तो डायग्राम में सर ने क्या बोला कि मेरा जो अकाउंटिंग ईयर है वो स्टार्ट कब होएगा, 1/4/2020 को स्टार्ट होएगा एंड 31/3/2021 को ख़त्म होएगा। और जो मुझे कमीशन रिसीव हुआ है वो 30 जून 2021 तक का रिसीव हुआ है। और अब बताओ, अब अब जो कमीशन रिसीव हुआ है उसके लिए मैं ये वाली डायग्राम बनाऊं या फिर मैं ये वाली डायग्राम बनाऊं। ये ब्लैक पेन वाली मैंने डायग्राम बनाई थी इंश्योरेंस के केस में, रेड पेन वाली डायग्राम बनाई थी मैंने रेंट के केस में। अब बताओ ब्लैक पेन वाली बनाऊंगा या रेड पेन वाली बनाऊंगा। मैंने कहा बेटा ये देखो, अगर आपको क्वेश्चन ये ना बोलता ना कि ये 12 महीने का ही है, अगर आपको क्वेश्चन ये ना बोलता ना कि ये 12 महीने का ही है, तो मैं पक्का पक्का डेफिनेटली फिर मैं रेड पेन वाली डायग्राम बनाता। लेकिन अब क्वेश्चन ने बोला है कि जो कमीशन है वो आपका 12 महीने का ही है, तो 12 महीने का ही है। क्वेश्चन ने अगर आपको बोला है कि जो कमीशन है वो 12 महीने का ही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैंने कमीशन यहाँ तक रिसीव करा हुआ है तो वो 12 महीने का ही है। तो मैंने स्टार्ट कब करा होगा, 30 जून 2020 से मेरा वो कमीशन स्टार्ट हुआ होगा। अगर मैंने यहाँ तक का कमीशन रिसीव करा है और वो 12 महीने का ही है, तो मैंने यहाँ से वो कमीशन कमाना स्टार्ट करा होगा। मैंने अपना कमीशन का इनकम यहाँ से लेके यहाँ तक 12 महीने का कमाया है और कमीशन जो मेरे क्वेश्चन में कितना है, 12,000 रुपये का है। तो जो मुझे 12,000 रुपये कमीशन रिसीव हुआ है ना, वो मुझे कमीशन 30 जून 2020 से मेरा स्टार्ट होके 30 जून 2021 तक का मुझे रिसीव हुआ है। अब 30 जून 2020 से लेके 31/3/2021 तक कितने महीने होते हैं, ऑब्वियसली 9 मंथ। कौन कौन से, 7 8 9 10 11 12 1 2 3 9 मंथ। और 31/3/2021 को तो ये अकाउंटिंग ईयर खत्म हो गया। अब ये अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होएगा 1/4/2021 से लेके 30 जून 2021। तो 4 5 6 3 मंथ का आपका ये हो गया। तो कमीशन आपको टोटल रिसीव कितना हुआ, 12,000। अब 12,000 को मैं डिवाइड बाय 15 से करूं या 12 से करूं, ऑब्वियसली डिवाइड बाय 12 से करूंगा। अगर मैं 12 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास एक महीने का आंसर आ जाएगा और एक महीने का जो आंसर आया है वो आया है 1,000 रुपये। और मुझे रिसीव एक्स्ट्रा कितने महीने का हुआ है, 3 महीने का मुझे एक्स्ट्रा रिसीव हो गया। तो 1,000 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3,000 का जो कमीशन है वो मुझे एडवांस में रिसीव हो गया है। तो अगर आपको कमीशन एडवांस में रिसीव हुआ है, वो तो आपकी इस साल की इनकम है ही नहीं, तो उसको हमने क्वेश्चन से माइनस कर दिया। और कोई भी चीज़ अगर आपको एडवांस में रिसीव हो रखी है तो वो आपकी जो होती है वो आपकी लाइबिलिटी होती है, ध्यान दें। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 एंड पॉइंट नंबर 4, इन तीनों पॉइंट्स को आप इकट्ठा समझने की कोशिश करना। फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि मुझे कभी कभार अपने एक्सपेंसेस का पर मंथ निकालने के लिए कभी कभी मुझे डिवाइड बाय 12 करना पड़ जाता है और कभी कभी मुझे डिवाइड बाय 15 या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करना पड़ जाता है। एक बार मैं रफली लिख देता हूँ। अगर मैं पॉइंट नंबर 2 की बात करूँ तो जो इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस क्वेश्चन में 24,000 रुपये है, तो 24,000 को सर ने 12 से डिवाइड करा और 3 से मल्टीप्लाई करके अपना आंसर निकाल लिया।
पॉइंट नंबर 3 की बात करूं, रेंट जो कि क्वेश्चन में 30,000 है, तो 30,000 को सर ने 15 से डिवाइड करा है और 3 से मल्टीप्लाई करा है। पॉइंट नंबर 4 कमीशन का है, जो कि क्वेश्चन में 12,000 रुपये है, तो 12,000 को सर ने 12 से डिवाइड करा है और 3 से मल्टीप्लाई करा है। ठीक है, अब चलते हैं पॉइंट नंबर 5 के ऊपर। कहता वेजेस आर पेड अप टू 31 Jan 2021। अब याद रखना, मैं सिर्फ इंश्योरेंस कहता हूँ, इंश्योरेंस सिर्फ 12 महीने की पे होएगी। यहाँ पे 12 महीने की कोई भी कंडीशन नहीं है, यहाँ पे भी 12 महीने की कोई कंडीशन नहीं थी, और यहाँ पे भी 12 महीने की कोई भी कंडीशन नहीं है। सिर्फ इंश्योरेंस के क्वेश्चन में कंडीशन होती है कि जो इंश्योरेंस है वो 12 महीने की है। अब रेंट आपने देखो, ध्यान से समझना क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कि रेंट आपने जो पे करा है, जो रेंट आपने पे करा है वो आपने 31 जनवरी 2021 तक का पे करा है। चलिए एक डायग्राम बनाते हैं। मेरा अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट कब होता है? 1/4/2020 को, और ख़त्म कब होता है? 31/3/2021 को। और जो मैंने रेंट पे कर रखा है वो यहाँ तक का पे कर रखा है। यहाँ तक डेट कौन सी होती है? 31/1/2021। ठीक है, यहाँ तक का मैंने रेंट पे कर रखा है। अब ये बताओ, अब ये रेंट अगर 31/3/2021 तक का पे कर रखा है तो स्टार्ट कब करा होगा? 31/1/2020 को? नहीं, तो राजे वेजिस की बात हो रही है। अगर मैंने वेजेस यहाँ तक पे कर रखी है ना, तो ज़रूरी नहीं है कि इंश्योरेंस की तरह ये मैंने पिछले साल यहाँ पे स्टार्ट करी होगी। ना ना ना, मेरा वेजेस का क्वेश्चन है, इंश्योरेंस का पॉइंट नहीं है ना। अगर इंश्योरेंस का पॉइंट नहीं है तो मैंने वेजेस यहीं से स्टार्ट करी है। मेरा स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो क्वेश्चन का फर्स्ट डे से रहेगा, अगर वो इंश्योरेंस का क्वेश्चन नहीं है। ठीक, तो मैंने वेजेस यहाँ से लेके यहाँ तक की पे कर रखी है। इट मीन मैंने वेजेस कितने महीने की पे कर रखी है? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 महीने की मैंने वेजेस पे कर रखी हैं। तो अगर 10 महीने की वेजेस पे कर रखी हैं तो 2 महीने की जो वेजेस हैं वो आपकी आउटस्टैंडिंग है, वो आपने अभी पे करने वाली आपकी पेंडिंग है। तो 2 महीने की कितनी होती हैं वो फाइंड आउट कर लेते हैं। वेजेस हमारे क्वेश्चन में टोटल है कितनी? 20,000। अब 20,000 जो है वो तो 10 मंथ की है। अगर मैं उसको 10 से डिवाइड कर दूं, अगर मैं उसको 10 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास जो आंसर है वो 1 मंथ का आ जाएगा। तो 1 मंथ का आंसर कितना आ गया? 2,000। तो आउटस्टैंडिंग कितने महीने की है? 2 महीने की। तो 2 महीने का आंसर कितना आ जाएगा? 4,000 रुपये। तो जो आउटस्टैंडिंग वेजेस हैं वो हमारे क्वेश्चन का खर्चा है। यस, क्या मैंने पे कर दिया? अभी पे करने वाला रहता है। तो 2,000 पे इंटू 2, टोटल 4,000 रुपये होता है। तो 4,000 रुपये वेजेस के एक्सपेंसेस में ऐड कर दो, और वेजेस आउटस्टैंडिंग के नाम से आप एक लाइबिलिटी क्रिएट कर दो 4,000 रुपीज़ की। ठीक है जी, चलो ये हमारी सारी एडजस्टमेंट्स जो है वो कवर अप होगी। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे अपने क्वेश्चन का ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। चलो 390 + 28 कितना होता है? 390 + 28 हो गया 4,18,000। तो इधर का टोटल भी लगा लो। इधर का टोटल कितना है? 50,000 + 2,45,000 + 24,000 + 20,000। टोटल खर्चा 339। इसका टोटल है 418 और इसका खर्चा है टोटल है 339। तो 418 में से 339 माइनस कर दो तो 79,000 जो है वो आपके क्वेश्चन का ग्रोस प्रॉफिट है। इस ग्रॉस प्रॉफिट को आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेकर आ जाओ। कितना? 79,000। अब 79 + 9 कितना होता है? 88,000। तो इधर भी ऑब्वियसली 88,000 ही आएगा अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट है तो। 88,000 में से आप पहले इन चारों आइटम्स का टोटल लगाओ। इन चारों आइटम्स का जो टोटल है वो कितना है? 18,000 + 24,000 + 25,000 + 10,000, टोटली 77,000। तो इधर इनकम वाली साइड 88 है और एक्सपेंस वाली साइड 77 है। तो हमारे क्वेश्चन का जो नेट प्रॉफिट है वो कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा 11,000, ताकि ये भी 88,000 हो जाए। नेट प्रॉफिट को कैपिटल में ऐड कर दो। कैपिटल में ऐड कर दिया तो ये बन गया 91,000। अब हमने क्या करना है? 91,000 में ऐड कर दो 2 लाख
और ऐड कर दो 1,15,000, फिर ऐड कर दो 3,000 एंड 4,000। तो आपका जो टोटल है वो कितना बन गया 413,000। और बैलेंस शीट की एसेट साइड पे चलते हैं 1,61,000 प्लस 2,12,000 प्लस 28,000 प्लस 6 एंड 6 टोटल 12,000, 413,000। ये आपके क्वेश्चन की बैलेंस शीट आपकी टैली होगी। ठीक है जी, तो इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लोगे।